गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बीसी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी सेकंड श्रोडिंगर ऑप्टिकल समीकरण। हमारी जो लास्ट कक्षा में टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे त्रिविम में जो कण की गति है उससे रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था त्रिविम में कण की गति से रिलेटेड जो श्रोडिंगर समीकरण है उसके क्या सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, ऊर्जा के आइगन मान क्या प्राप्त होते हैं, ऊर्जा फलन है वो क्या प्राप्त होता है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था, ऊर्जा के जो फलन थे एक्स वाई का मान हमने प्रथम पद और द्वितीय पद से तो हमने फाइंड कर लिया था। एक हमारे पास एक इक्वेशन आती है चरों की पृथक्करण विधि यूज करने के बाद। ये हमारे पास एक समीकरण आती है, आई थिंक ये समीकरण 3 या 4 समीकरण थी। फिर हमने क्या किया था, प्रथम पद के किसी नियतांक के तुल्य माना था, इसको हमने माइनस के एक्स स्क्वायर के तुल्य माना था, इसको माइनस के वाई स्क्वायर के तुल्य माना था। और अब हमें इसका सॉल्यूशन करना था, इसका सॉल्यूशन करना था। हमारे पास दो समीकरण आ चुकी थी। एक तो हमारे पास एक्स की समीकरण आई थी, वो हमारे पास जो फलन है एक्स ये हमारे पास जो चर एक्स पे डिपेंडेबल है, इसके लिए हमारे पास समीकरण आई थी √2/a sin एन एक्स पाई अपॉन ए इंटू एक्स। एक तो ये हमारे पास समीकरण आई थी। दूसरी y की जो समीकरण थी वो कुछ इस प्रकार थी, y x बराबर क्या आएगा √2/a साइन एन वाई पाई अपॉन ए, सॉरी पाई अपॉन ए नहीं आया था, पाई अपॉन बी आया था। यहाँ पर √2/b और b डॉट यहाँ पे क्या आया था y के लिए तो y आया था। ये समीकरण हमारे पास आ गई थी। यहाँ पर इसके लिए x की जो वैल्यू है वो 0 और a के बीच थी, और इसके लिए x की जो y की वैल्यू है वो 0 और b के बीच थी। हमने ये दो समीकरण हमने फाइंड कर ली थी। पहले पद को किसी नियतांक के तुल्य लिया था तब ये समीकरण आई थी, दूसरे पद को नियतांक के तुल्य लिया वो समीकरण आई थी। अब हमें तृतीय पद से सॉल्यूशन करना है। अब तृतीय पद से देखिए, तृतीय पद क्या है हमारा 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर इक्वल हम क्या मानेंगे इसको के z का y स्क्वायर। हमने पहले इसको के x का y स्क्वायर माना, के x का स्क्वायर माना था, इसको के y का, और इसको क्या मान लेंगे के z का स्क्वायर मान लेंगे। ये हमने मान लिया। यहाँ से इस समीकरण को सोल्व करेंगे, z यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस का के z का स्क्वायर साथ में z। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस का के z स्क्वायर, और z इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। z कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल z का स्क्वायर प्लस का के z का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या आ गया फलन z 0। ठीक है, यहाँ से z तो क्या नहीं हो सकता क्योंकि z नॉट इक्वल 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये d स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर इक्वल क्या 0। यहाँ से d का सॉल्यूशन निकालेंगे वो आएगा प्लस माइनस आयटा के z, क्या आएगा प्लस माइनस आयटा के z। अतः इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा उपरोक्त समीकरण का हल क्या होगा, हम लेंगे z बराबर ले रहे हैं तो z का फलन z, या इसको ये लिख सकते हो, या ये z बराबर हमने कैपिटल Z माना था इसको वो लिखेंगे, वो क्या आएगा यहाँ पे a3 ले लेंगे। हमने वहाँ पे a1 a2 लिया था, यहाँ पे a3 e की पावर आइटा के z और प्लस d3 क्या प्लस का d3 e की पावर आइटा के z। यहाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, या ये इसका हो सकता है a3 साइन के z प्लस d3 कोस के z। ये हम मान लेते हैं, हमारे पास कितनी समीकरण थी हमें याद नहीं है, तो तीसरा पद चल रहा है तो हम इसको मान लेते हैं 3a पद है। कौन सा पद है 3a पद है। अब हमें इस समीकरण का क्या चाहिए सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए इस समीकरण का हमें सॉल्यूशन चाहिए, वो किस प्रकार फाइंड करेंगे हम। हमें इसका मान चाहिए a1 a2 a3, सॉरी यहाँ पे b3 है, यहाँ पे क्या b3 है, हमें b3, और तो हम क्या करते हैं इसमें सीमा प्रतिबंध लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रतिसीमा बंध होती है प्रथम परिसीमा
प्रतिबंध से। प्रथम परिसीमा बंध क्या होता है, यहाँ पर z के लिए ले रहे तो z इक्वल 0 के लिए, तो z का फलन z इक्वल 0 के लिए क्या होगा, 0 होगा। समीकरण 3a से वैल्यू रखेंगे तो हमारे क्या समीकरण आएगी, a3 साइन, यहाँ पे z की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 प्लस सीधा वैल्यू रख रहा हूँ ये भी 0 और b3 cos 0 इक्वल क्या आ गया हमारे पास 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को b3 से मल्टीप्लाई b3, ये sin 0 की वैल्यू 0, 0 को a3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो b3 cos 3 बराबर क्या आएगा, cos 0 बराबर क्या आएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 को b3 से मल्टीप्लाई करेंगे b3, b3 की वैल्यू कितनी आ गई 0, b3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अतः समीकरण 3a से समीकरण का मान क्या आएगा हमारे पास, z बराबर, या z का फलन है, चर पे डिपेंडेबल है, या z बराबर क्या आएगा हमारे पास a3 साइन के z का z के साथ। ठीक है, ये आ गया, ये हम मान लेते हैं ये समीकरण कितनी हमारी 3b है, कितनी है 3b है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a3 और kz की वैल्यू चाहिए, kz की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या होगी, kz की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कहाँ से आएगी, हम इसमें दूसरी परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे, तो दूसरी द्वितीय परिसीमा प्रतिबंध से। अब दूसरा परिसीमा प्रतिबंध हमने अक्ष के लिए तो वो किसके बीच में वेरी किया था, 0 और a के बीच में, y के लिए 0 और b के बीच में, तो z क्या होगा 0 और c के बीच में, क्या होगा 0 और c के बीच में, वो उसकी ऊंचाई कितनी है, हमें पता है कि c ऊंचाई थी, तो वो किसके बीच वेरी करेगा 0 और c के बीच में वेरी करेगा, तो फॉर 0 टू c के लिए क्या होगा, z का जो मान है वो z इक्वल c पर कितना होगा 0, कितना होगा c पर 0 होगा। वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से पुट करेंगे, समीकरण नंबर 3b से, समीकरण 3b से वैल्यू रखेंगे तो a3 साइन kz c इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब a3 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा साइन kz c इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो ये 0 कब पॉसिबल है, साइन kz c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जब साइन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पे, पाई पर कितनी भी वैल्यू हो साइन की 1 पाई 2 पाई 3 पाई, उन पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, साइन kz c इक्वल क्या आएगा साइन n पाई, साइन से साइन कैंसिल, तो kz c बराबर क्या आ गया n पाई। यहाँ से अगर हम kz की वैल्यू निकालें तो वो आएगी हमारे पास n पाई अपॉन c, क्या आएगी n पाई अपॉन c। हमने kx की वैल्यू निकाल दी, वो आई थी n पाई अपॉन a, ky की वैल्यू निकाल दी, वो आई थी n पाई अपॉन b, और kz की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन c। अतः समीकरण 3b से, किससे समीकरण ये 3b है हमारी, यहाँ से जो z का जो मान आएगा, z फलन है उसका जो मान आएगा a3 साइन, सॉरी एक चीज और, यहाँ पे n जो n है यहाँ पे nz कर लेगा, ठीक है, हमने nx ny माने हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा nz, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी nz पाई अपॉन c इंटू z। क्या गया हमारे पास समीकरण 3b से, ये समीकरण आ गई, इस समीकरण को मान लो 3c, क्या मान लो समीकरण 3c मान लिया हमने। हमारे पास ये समीकरण जो हमने मानी थी वो कितनी थी, एक ये मानी थी b मानी थी, ये a और ये b मानी थी, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a3 की वैल्यू और चाहिए, तो तीसरा प्रतिबंध लगा दे। तीसरा प्रतिबंध कौन सा था हमारा, तीसरा प्रतिबंध था हमारा परसमानीकृत का प्रतिबंध, क्या था परसमानीकृत का प्रतिबंध, वो हम प्रतिबंध यहाँ पे लगाएंगे और हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो परसमानीकृत से परसमानीकृत प्रतिबंध से वो क्या होता है, साई स्टार साई dv बराबर 1 होता है। हमारे पास यहाँ पे z है तो z स्टार z d, z बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हमें फलन z का मान कितना है a3 साइन एन जेड पाई अपॉन c डॉट z, तो z का संयुग्मी क्या होगा, z का संयुग्मी होगा a3 स्टार साइन एन जेड पाई अपॉन c डॉट z। ये आ गया, ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इस
समीकरण में रखेंगे। जब हम मान रखेंगे z स्टार z का, तो a3 का स्टार साइन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट z मल्टीप्लाई a3 साइन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट क्या z इक्वल कितना, सॉरी dz के सापेक्ष इसका अवकलन बराबर 1। यहाँ से a3 और a3 स्टार को मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट दे दो बाहर, साइन यहाँ पे ये भी साइन एंड जेड पाई अपॉन सी, जेड पाई अपॉन सी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एंड जेड पाई अपॉन सी, साथ में एक्स डी सॉरी डी जेड इक्वल 0। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, मोड a3 का स्क्वायर, या कंजुगेट के साथ अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, a3 का मोड का स्क्वायर। समाकलन यहाँ से किसके किसके बीच होगा, 0 और c के मध्य, 0 और c। तीसरा स्टेप है वो z पे डिपेंडेबल है, वो z कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 और c के मध्य वेरी करता है। तो यहाँ से ये हो गया। अब साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे तो 0 टू z, इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी 1 माइनस कोस 2 n पाई अपॉन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट जेड अपॉन 2 डी जेड के सापेक्ष इसका समाकलन। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, पर सामान्यीकृत का प्रतिबंध से 1 होता है इसके वैल्यू, ठीक है। और दो कांस्टेंट है ये तो बाहर, और इसका मान अगर हम अलग अलग समाकलन करते हैं, 1 का अलग समाकलन किया 0 जेड के मध्य माइनस 0 जेड के मध्य कोस 2 n पाई अपॉन जेड डॉट सी डॉट जेड डी जेड का अलग समाकलन किया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका समाकलन करते 0 होता है, इसका क्या होगा, z होगा। तो समाकलन करने पर मोड a3 का स्क्वायर, मोड a3 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस 0 इक्वल 1, और यहाँ पे मोड a3 की जो वैल्यू निकालोगे स्क्वायर इंटू z अपॉन 2 इक्वल 1। यहाँ से a3 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी हमारे पास, a3 की वैल्यू होगी वो होगी 2 अपॉन z का अंडर रूट, क्या होगी 2 अपॉन z का अंडर रूट। ये आ गई हमारे पास a3 की वैल्यू। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस 3c वाली समीकरण में रखेंगे। किस में रखेंगे, 3c वाली समीकरण में रखेंगे, और हमारे पास ये प्रतिबंध आ जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, देखिए समीकरण 3c से आता है, समीकरण 3c से ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, z का फलन है, यहाँ z इक्वल a3 की वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन c साइन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट सी, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इस समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कैपिटल सी। कैपिटल ए और बी और सी, हमें 3 समीकरण प्राप्त हो चुकी हैं। तीनों पदों से हमने इस समीकरण को फाइंड कर लिया। 3 अलग अलग फलनों के लिए, जो जेड पे, ये अक्ष तल पे निर्भर करता है, वाई पे, सॉरी ये वाई पे, ये वाई तल पे, और ये जेड जेड के लिए तीनों चरों का हमने मान निकाल लिया। अब ये जो एक्स वाई वाई और ये जेड जेड, हमने जब चरों की पृथक्करण विधि का हमने जब यूज किया था तो वहां पर मैंने बताया था ये क्या है। अब वहां से एक समीकरण लिखी हमने, जो साई का जो फलन एक्स वाई जेड पे डिपेंडेबल था, हमने उनको 3 चरों पे हमने माना कि 3 चरों पे अलग अलग चरों पे निर्भर करता है। तो वहां पर हमने जो साई का फलन है वो एक्स वाई वाई और जेड जेड पर हमने डिपेंडेबल दिखाया था, और वहां से हमने समीकरण ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, और हमारे पास वो फलन प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास जो साई है वो प्राप्त हो जाएगा।
हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पदों का सॉल्यूशन कर लिया और हमारे पास समीकरण ए बी और सी प्राप्त हो गई। और हमारे पास एक दूसरा समीकरण था, तो वहां पर क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा समीकरण था वो कुछ इस प्रकार था, उससे इसके बाद जो समीकरण आया था इससे पहले वो समीकरण कुछ इस प्रकार था। ये समीकरण नंबर 4 था शायद, वो था हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से कौन सी क्लास, इससे पहले लास्ट सेकंड से पहले जो क्लास थी, लास्ट सेकंड जो क्लास थी वो समीकरण 2 थी, उसमें हमारी समीकरण 2 थी, वो हमारे पास एक तरंग फलन था साई एक्स वाई जेड। इसको हमने एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड में पृथक किया था। एक्स अक्षर पर निर्भर करता है, वाई स्मॉल वाई पे निर्भर करता है, जेड और जेड पर निर्भर करता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन तीनों समीकरणों की वैल्यू रखेंगे। फिर जेड जेड एक्स एक्स और वाई वाई की वैल्यू है हमारे पास समीकरण ए बी व सी से मान रखने पर, मान रखेंगे किसमें, साई एक्स वाई जेड में मान रखेंगे। एक्स एक्स का जो मान है वो है √2 अपॉन ए साइन एन एक्स पाई अपॉन ए डॉट एक्स। फिर वाई वाई की वैल्यू √2 अपॉन बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी डॉट वाई। और वाई जेड जेड की वैल्यू जो हमारी ये है, ये कितनी है, √2 अपॉन सी साइन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट जेड। ये हमारी ये समीकरण, ये तीनों समीकरण का मान हमने रख दिया। अब हमारी ये किसी काम की नहीं है। हमने तीनों समीकरण फाइंड की और चरों की पृथक्करण विधि से, और हमने इनका मान रख दिया। अब यहाँ से जो फलन प्राप्त होगा वो क्या होगा, आइगन फलन होगा। यहाँ पे देखिए ये भी अंडरूट में, ये भी अंडरूट में, अंडरूट में। तो अंडरूट में जब पावर सेम होती है तो जो उनके अंदर जो आधार होता है वो क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, आधार गुणा हो जाता है। आधार गुणा होगा तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 को 2 से गुणा करें, 4 4 दूनी 8, नीचे ए बी और 8 अपॉन ए बी सी, कितना आ गया, √8 अपॉन ए बी सी। इनकी वैल्यू साइन एन एक्स पाई अपॉन ए डॉट एक्स, अंडरूट तो हट गया, साथ में लिख देना साइन एन वाई पाई अपॉन बी डॉट वाई साइन एन जेड पाई अपॉन सी डॉट जेड। ये जो फलन आया है हमारा, ये क्या कहलाता है, 3D में गति करते हुए कण का आइगन फलन का व्यंजक कहलाता है। ये जो समीकरण हम मान सकते हैं, ये स्टार लगा लेना, ये उपरोक्त जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये कहलाता है 3D में गति करते हुए कण का जो आइगन फलन है उसका बीजीय व्यंजक कहलाता है। लिखिए इस समीकरण को वैलिडेशन दे दिया है, कितने नंबर की माने ए बी सी हो गई, इसको दे दो आप डी। तो समीकरण डी त्रिविम बॉक्स में उपस्थित समीकरण डी त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए आइगन फलन का बीजीय व्यंजक है। आइगन फलन का बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये हमारा आइगन फलन हमें प्राप्त हो गया। ये तो किसमें था, त्रिविम बॉक्स में था, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी, ए बी सी थी। लंबाई ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई सी थी। अब यही हो कि ये तो त्रिविम बॉक्स हो, ये क्या हो, घन हो, क्या हो, घन हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो उस कंडीशन में इसका जो आइगन फलन होगा वो क्या होगा, तो वो भी लिख लो साथ में।
एक छोटा सा सब पॉइंट लिख लो, नोट लगा के लिख लो या स्टार, यदि त्रिविम बॉक्स एक घन हो तो, एक घन हो तो घन की विशेषता लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और वो हम a बराबर b बराबर c। तो उस कंडीशन में ये तरंग फलन होगा क्या होगा, साई x y z क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे a b c की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगी, a क्यूब आ जाएगी। और यहाँ 8 किसका क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, और ये पावर हाफ। तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ 8 अपॉन a क्यूब का स्क्वायर रूट साइन यहाँ पे nx पाई अपॉन a, nx पाई अपॉन a रूट x साइन ny पाई अपॉन a y और साइन nz पाई अपॉन a z। हमने a b c की जगह सिर्फ एक वैल्यू मानी है, a मानी है, क्या मानी है, a मानी है। और इस कंडीशन में ये जो समीकरण आई है ये इसको 8 अपॉन a क्यूब का लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 अपॉन a के पावर 3/2 साथ में लिखे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, a किसका होता है, ये पावर 3 आएगी इनकी दोनों के, इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ 3/2, 2 की पावर 3 8 और a की पावर 3 या फिर रूट इनका 1/2 और इसके साथ में साइन nx पाई अपॉन a रूट x साइन ny पाई अपॉन y साइन nz पाई अपॉन z। ये तरंग फलन आ गया किसके लिए, एक घन के लिए, किसके लिए आ गया, एक घन के लिए आ गया। ये दे दो समीकरण नंबर ई, कितना दे दिया हमने, समीकरण ई। तो लिखिए समीकरण ई घन के लिए त्रिविम बॉक्स में तरंग फलन है, समीकरण ई घन के लिए त्रिविमीय में तरंग फलन या आइगन फलन का समीकरण है। क्या है, तरंग फलन का आइगन समीकरण। तरंग फलन का समीकरण है। तो समीकरण ये है वो किसके लिए, घन के लिए, त्रिविमीय में क्या है, आइगन फलन है। हमने आइगन फलन मान प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा का जो आइगन मान होता है हम वो फाइंड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए ऊर्जा का आइगन मान। जब हमारे पास समीकरण 4 थी तो वहां हमने के स्क्वायर माना था। किसको माना था, के स्क्वायर हमने माना था 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल हमने क्या माना था, के स्क्वायर माना था। याद करो जब हमने जो समीकरण थी हमारी समयानुसारी समीकरण, वहां से हमारे पास जो समीकरण आए थे हमने उसमें 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर माना था। ये जो समीकरण माना था हमने ये हमारे पास काम आएगा। यहाँ पर एनर्जी है तो हमें यहाँ से एनर्जी का मान मिलेगा, हमें इस समीकरण से देखना है। अब हमारे पास एक समीकरण थी 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू, ये जो कुछ समीकरण थे हमने उनका कुछ मान माना था। हमारे पास थी समीकरण 4, समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या थी हमारे पास, 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल 0। ये जो के स्क्वायर था हमने इसको माना था 2me अपॉन एच जेड का स्क्वायर। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे और हमने इसको क्या माना, हमने इसको माइनस का के स्क्वायर माना था, माइनस का के वाई स्क्वायर, इसको क्या माना था, माइनस का के जेड स्क्वायर। नियतांकों के मान रखेंगे हमने जो माने थे वो माना था, एक तो ये तो माना के एक्स स्क्वायर, ये माइनस का के वाई स्क्वायर माइनस का के जेड स्क्वायर प्लस का क्या है यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल 0, क्या है इक्वल 0। यहाँ से अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इस के स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, ये माइनस का इधर आएगा
प्लस का के एक्स स्क्वायर, ये माइनस किधर आएगा प्लस का के वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस का के जेड का स्क्वायर, के जेड का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने के एक्स के वाई और के जेड की तो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है। हमने जब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में देखा था तो हमने के एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी हमारे पास एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई की वैल्यू आई थी एन वाई पाई अपॉन बी, के जेड की जो वैल्यू आई थी वो 3c थी, ये थी 2c समीकरण, शायद ये 2b थी, ये 3b थी, और ये शायद समीकरण समथिंग 8 या 9 होगी। तो वहां से हमने के एक्स के वाई और के जेड के मान निकाले हुए हैं, वो मान रखेंगे और हमें यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, वो मान रखिए, हमारे पास क्या आ जाएगी समीकरण आ जाएगी। तो लिखिए ये हमारे पास क्या हो गया आइगन फलन हो गया। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, आइगन मान का मान निकाल रहे हैं। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर बराबर हमने के एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एन एक्स पाई अपॉन ए का यहाँ इसका स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन सी का स्क्वायर। लिख लेना साथ में के एक्स इक्वल एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई की जो वैल्यू है ये तो थी हमारी समीकरण 2b, और जो के जेड की वैल्यू है वो एन जेड पाई अपॉन सी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया बस। अब तीनों में कॉमन क्या है, पाई स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ एन एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन वाई अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एन जेड अपॉन सी का स्क्वायर, और साथ में बाहर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाहर आ गया। ये समीकरण तो हमारे पास आ गई। अब यदि यही क्या हो त्रिविम बॉक्स क्या हो एक घन हो, क्या हो घन हो, तो उस कंडीशन में ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से हम के स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 2m अपॉन एच कट का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब तो त्रिविम बॉक्स में उपस्थित कण है उसका जो बीजीय व्यंजक है मान लेते हैं कि ये क्या घन है, माना त्रिविम बॉक्स एक घन हो तो ए बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ से के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एन एक्स अपॉन एन एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगी एन एक्स का स्क्वायर एन वाई का स्क्वायर एन जेड का स्क्वायर साथ में पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई के स्क्वायर की वैल्यू, क्या आ गई के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब के का मान क्या होता है वे नो दैट, के का मान क्या होता है 2m अपॉन एच कट का होल स्क्वायर, हम जानते हैं के स्क्वायर बराबर 2m e अपॉन एच कट का स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको माना था, तो यहाँ पे मान रखेंगे 2m e अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल एन एक्स का स्क्वायर एन वाई का स्क्वायर एन जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालें वो क्या आएगी ई बराबर एन एक्स का स्क्वायर एन वाई का स्क्वायर एन जेड का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर अपॉन 2m ई मल्टीप्लाई में पाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर मल्टी डिवाइड में था इधर आ गया मल्टीप्लाई में, नीचे क्या है ए स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 2m, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2m ए स्क्वायर, क्या गया ई बराबर एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये समीकरण ई आ गई। ये मान लो एफ, क्या मान लो एफ। अब जो एफ समीकरण है वो क्या कहलाती है त्रिविम के अंदर उपस्थित कण के लिए आइगन मान कहलाती है, ऊर्जा का आइगन मान कहलाती है। ठीक है, तो लिखिए लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए उपरोक्त
समीकरण F3V में बॉक्स में उपस्थित कण के लिए ऊर्जा का आइगेन मान कहलाती है। हमने क्या मान फाइंड कर लिया? हमने आइगेन फलन और आइगेन मान दोनों हमने फाइंड कर लिए। ये था आपका आइगेन मान था, किसका था? ऊर्जा का आइगेन मान। ठीक है, इतना ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जो है हम क्या निकालते हैं, जब हमने 1v में पढ़ा था, 1v में पढ़ा था, तो वहाँ हमने मूल अवस्था में ऊर्जा भी फाइंड करी थी। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? मूल अवस्था में ऊर्जा फाइंड करेंगे। हम 1 के लिए ऊर्जा फाइंड करेंगे, वो करेंगे। कुछ ऊर्जा स्तर हैं, उनकी ऊर्जा हम फाइंड करेंगे, वो किस प्रकार वेरी करती है, जो एनर्जी की जो ऊर्जा आइगन मान है वो किस प्रकार दिखाता है, उसका अध्ययन है वो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।